गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है ITI 247 चैनल पर। और आज हम पर्यावरण अध्ययन के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। और यह हमारा क्वेश्चन आंसर का सीरीज है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं मैंने, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने भी हमारे थ्योरी के वीडियो नहीं देखे हैं शुरू के दो, वो पहले देख लें, तब जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है नीचे, तो वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं बाद में, फिर इस क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला यहाँ पे वर्ड है सतत विकास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SD बोला जाता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है SD का पूरा नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है मैं बता देता हूँ। वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। मतलब ये होता है कि आज हम जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं, हम अपने पर्यावरण के साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कुछ बाकी रहे। अगर आज हम इतना पॉल्यूशन कर देंगे, प्रदूषण बढ़ा देंगे, तो हमारी भावी पीढ़ियां क्या यूज करेंगी, वो पर्यावरण को कैसे देखेंगी, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होगा। इसीलिए इस सतत विकास की प्रक्रिया को बहुत सारे राष्ट्रों के द्वारा अपनाया जाता है। कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका शॉर्टकट भी बता चुका हूँ मैं। आप लोग याद रखना इसको कि ओ मीना कल काजल लगाना। तो इसमें आप लोग जानते हैं, ओ मतलब होता है ओजोन। अब देखिए उसमें ओजोन दिया नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ओजोन होता है। और मीथेन, मीना ना नाइट्रस ऑक्साइड, कल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हो गया इधर। काजल का कार्बन डाइऑक्साइड, और जलवाष्प, जल लगाना वो बस ऐसे ही है, बस वो सेंटेंस बनाने के लिए था, तो कोई बात नहीं। ओ मीना कल काजल लगाना। जिन लोगों को भी ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो मेरे जाके वीडियो जरूर देखें थ्योरी के, उनको समझ में आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं बता चुका हूँ, थ्योरी में एक्सप्लेंड है पूरा, जाकर देख लें जो लोग नहीं देखे हैं। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो मीथेन, ये याद रखिएगा। जो जानवर जुगाली करते हैं तो उससे मीथेन गैस निकलती है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था जोसेफ फोरियर। उन्होंने इस संकल्पना को दिया था। कौन सा गैस भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग, क्योटो प्रोटोकॉल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ये पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में तो ये पूछा जा चुका है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार है। ये एग्रीमेंट है विभिन्न कंट्रीज के बीच, जो यह मानते हैं कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, मैंने अपने पिछली वीडियोज में पूरा इसका डिस्क्रिप्शन किया है, अच्छे से समझ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हमको आनी चाहिए। कोई हमसे पूछे तो हम उसको बता सके कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। भारत में जो जैव विविधता होती है, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अन अधिक से अधिक प्रजातियों के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का एक पास होना। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ है, तो आंसर होता है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न वैली, पश्चिमी घाट जो है वहां पे होता है। खैर ये तो जीके का क्वेश्चन था, लेकिन ITI की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, रेड डाटा बुक क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ITI की दृष्टि से भी पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है ये। जो भी जंतु विलुप्त हो जाते हैं उनका विवरण इसमें लिखा जाता है। समझ लीजिए कि जो भी जंतु, पशु या पौधे विलुप्त हो जाते हैं, जैसे डायनासोर है, विलुप्त हो गया है, आज के टाइम पे ये नहीं है, तो हम उसका विवरण इसमें लिखेंगे। जैसा पॉल्यूशन है और जैसे हम पर्यावरण के साथ खेल रहे हैं, आने वाले दिनों में जो बाघों की संख्या जैसे घटती जा रही है, टाइगर, तो अगर सारे टाइगर खत्म हो जाएंगे तो उनका नाम इसमें लिख दिया जाएगा। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी कहेंगे कि बाघ हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड डाटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? एक संस्था है IUCN,
उसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IUCN बोलते हैं, उसके द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नोट्स थे जो आपको थोड़ा सा मतलब अपने माइंड में रखना है कि क्या ये मतलब आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको सहयोग देंगे। ये हम देखेंगे यहाँ पर जब हम क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरा सीरीज है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश वैश्विक कोयला भंडारण का सर्वाधिक हिस्सा अपने पास रखता है? सबसे ज्यादा कोयला कौन सा देश अपने पास रखता है, ये क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर देखिए कि क्या होगा, अपने हिसाब से बताइए। मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूँ, यूएसए। यूएसए का पूरा नाम होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको हम अमेरिका भी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन है अमेरिका। कई लोग कहेंगे, अभी मेरे कुछ वीडियो अगर पिछला देखा होगा तो कुछ लोग सोच रहे होंगे चीन को बताया था सर आपने कि सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है। चीन जो है सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है। मैंने ये भी बताया था कि विश्व में जितना कोयला उत्पादित होता है उसका अकेले 50% चीन करता है। 50% कोयले का उत्पादन चीन करता है। तो सबसे ज्यादा भंडारण अमेरिका क्यों करता है? देखिए, अमेरिका बहुत अमीर कंट्री है, उसके पास पैसा बहुत है। वो जो चीन जितना उत्पादन करता है उसको अपने यहाँ वो निर्यात कर लेता है, मतलब सॉरी आयात कर लेता है। मतलब चीन जो है उसको भेज देता है यूएसए को, और इसके पास खपत बहुत ज़्यादा है। यूएसए के पास खपत बहुत ज़्यादा है, तो वो कोयला को चीन से मंगाकर भंडारित कर लेता है। उसके बदले में चीन पैसा लेता है। इसीलिए चीन की जो इकोनॉमी है, चीन के पास जो पैसे हैं बहुत ज़्यादा है और वो डेवलप्ड कंट्री है। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ थी वो समझना था आपको। सबसे ज़्यादा अगर पूछे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन करता है तो वो चीन है, लेकिन उसको भंडारण कौन करता है, वो यूएसए है। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो अपने पास चीज़ें उसको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मंगा कर रख लेता है, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे कोरोना वैश्विक जो महामारी फैली हुई है कोरोना की, उसमें भी यूएसए अपने पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा मंगा के रख ले रहा है। मेडिकल जो भी इक्विपमेंट्स हैं और चीज़ें हैं, तो बहुत ही पावरफुल कंट्री है ये। पैसा बहुत ज़्यादा है। भारत में प्राथमिक ऊर्जा की खपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राथमिक ऊर्जा की खपत विश्व का 129वां भाग। ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाने वाला चीज नहीं है। जो ऊर्जा हम लोग खपत करते हैं वो विश्व का 1/29वां भाग हम लोग करते हैं। विश्व में कोयला व लिग्नाइट उत्पादन में चौथा बड़ा देश कौन सा है? ये एक्चुअली किताब में जब ये क्वेश्चन बना था, पुराना क्वेश्चन है ये, तो उसमें चौथा जो बड़ा देश है वो है हमारा भारत। ठीक है, जब बना था भारत उस समय चौथे नंबर पे था कोयला उत्पादन में, लेकिन आज भारत कोयला उत्पादन के क्षेत्र में छलांग लगाते हुए दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अब ये जो है दूसरे नंबर पे चला गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से सबसे बड़ा वायु प्रदूषक है। सबसे बड़ा वायु प्रदूषक मैंने आपको थ्योरी में बता दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको CO बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप लोग जाकर थ्योरी के वीडियो जरूर देखें जिन्होंने भी देखा नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन रट लेने से नहीं होगा, समझ कर देखिए और रटिए, तो आपको वो आगे तक याद रहेंगे। अम्लीय वर्षा निम्न में से किससे होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं बता दिया हूँ आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड और ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब होता है यहाँ पे 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। यहाँ पे 2 भी हो सकता है 3, जब 2 होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा और 3 होगा तो नाइट्रोजन नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रेट हो जाते हैं। तो ये जो है इसका सही जवाब है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। वायुमंडल के कितनी परतें होती हैं बताइए आप लोग? मैंने तो 5 बताई थी आपको, यहाँ पे 5 ऑप्शन में है ही नहीं है, तो 4 होगा। एक्चुअली मैं बता दूं जो परतें होती हैं, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, मैंने बताया था उसको आप फ्रीज कर दीजिए। ठीक है, मध्य मंडल के बाद मैंने बताया था आयन मंडल और बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। यही 4 जो होती है मेन होती हैं, जो मैं यहाँ पे ऊपर 2 हैं आपके आयन और बहिर, और ये हैं जो आपके समताप और क्षोभ मंडल। ये जो होता है मध्य मंडल, इसको काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन बस जानकारी के लिए मैंने बता दिया था आपको। डायग्राम जब बनाया था तो वो डायग्राम में था, इसलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया था। अगर 4 ऑप्शन में नहीं होगा तो पक्का 5 होगा, और अगर 5 नहीं है तो 4 होगा। मुख्यतः जो होती है 4 होती हैं, रट लीजिए आप लोग।
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और वही मंडल, वाह्य मंडल भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मैंने बताया था ऊर्जा के जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आते हैं, और आपको बताया था मैंने कि दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। गैर परंपरागत को ही बोलते हैं हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा। और आप बताइए कौन सा है? सौर ऊर्जा भी वैकल्पिक है, भूतापीय भी वैकल्पिक है। भूतापीय को हम लोग इंग्लिश में थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं, आगे जियो लग जाता है भू। और पवन ऊर्जा को विंड एनर्जी बोलते हैं। ये सब वैकल्पिक हैं। एक ही है बी, जीवाश्म। ये है आपका गैर परंपरागत, मतलब सॉरी परंपरागत है, यानी यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, कौन नहीं है, तो बी ऑप्शन से होगा। ये गैर परंपरागत नहीं है, ये क्या है? परंपरागत ईंधन है। इसी के अंतर्गत आते हैं आपके जो पेट्रोल डीजल होते हैं। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत आसान है, सभी लोगों को पता होगा, ये सी आंसर है इसका, O3। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन से परत करता है? पहले बताइए परत का नाम बताइए पहले। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर करता है। और ये किस लेयर में पाया जाता है? समताप मंडल। तो इसका सही जवाब है सी, समताप मंडल में पाई जाती है। अम्लीय वर्षा करने, जिन लोगों को भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं उनको मैं सुझाव दूंगा कि वो जाकर वीडियो पहले देख लें, शुरू के दो, बहुत ही आसान लगेंगे ये प्रश्न और आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अम्लीय वर्षा करने में कौन सी गैस का योगदान अधिक है? तो आप बताइए कौन सी इसमें गैस इंपॉर्टेंट है अम्लीय वर्षा करने में? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं सभी लोग इसका जवाब दें। सल्फर डाइऑक्साइड, और ये भी होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? SO2। ठीक है, तो अगर SO2 ऑप्शन में नहीं दिया होगा तब NO2 पे लगाइएगा, लेकिन अगर SO2 ऑप्शन में दिया है तो आप SO2 पे लगाइएगा। सबसे ज्यादा जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सेकंड नंबर पे NO2 आता है। तो इसका सही जवाब होगा डी। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाला गैस बहुत आसान है, CFC में बता चुका हूं आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की अपने थ्योरी वाली क्लास में, तो आप जाकर देख सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के निर्माण के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? अब देखिए यहाँ पे फिर से आ गया ग्रीन हाउस गैस। तो कोड क्या है ग्रीन हाउस गैस का? ओ मीना कल काजल लगाना। तो आप देख लो उसमें से ऑक्सीजन होता है क्या? नहीं। CO2 होता है क्या? हाँ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो यही आपका सही जवाब है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिन स्थानों पर धुआं तथा कोहरा आम प्रदूषक होता है उन स्थानों पर किसकी मात्रा अधिक होती है? देखिए जहां भी धुआं होगा और जहां भी कोहरा होगा या फॉग उसको बोलते हैं हम लोग, वहां पे दो चीजें होंगी, या तो सल्फर के ऑक्साइड होंगे या नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सल्फर के ऑक्साइड कहाँ पे है या नाइट्रोजन का ऑक्साइड, NO2 और SO2 खोजिएगा आप लोग। अगर सबसे पहले SO2 खोजिएगा तो डी ऑप्शन अब इसका सही होगा। उसके बाद NO2 होता है, अगर SO2 नहीं दिया होगा तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भवनों को वातानुकूलित करने में ऊर्जा संरक्षण के लिए कौन सी प्रथा सही नहीं है? ऊर्जा संरक्षण मतलब होता है जैसे हम लोग एसी का प्रयोग करते हैं, तो एसी हमारी कब ज्यादा काम करेगी। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि जब आप वातानुकूलित करते हैं भवनों को, कमरे को अगर आप ठंडा कर रहे हैं तो कौन सा इसमें सही चीज नहीं है। ठीक है, तो आपका रूम तभी ठंडा होगा जब स्वचालित बंद होने वाले दरवाजों का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर हम स्वचालित दरवाजा का प्रयोग करेंगे तो हमारा कमरा मैक्सिमम टाइम पे बंद रहेगा, तो हमारा कमरा ठंडा ही रहेगा। तो ये एक अच्छी उपयोग है, मतलब इससे हम कमरा ठंडा रख सकते हैं। इसमें नहीं है पूछा है, तो ये सही जवाब नहीं होगा। खिड़कियों का कम संख्या में होना, ये भी सही जवाब नहीं है। छत की ऊंचाई 3 मीटर से, अगर हमारा छत ज्यादा ऊंचा हो जाता है तो कमरे का जो एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो एरिया जब ज्यादा हो जाएगा तो कमरा ठंडा कम होगा। तो ये सही जवाब है सी, कम कूलिंग विधि का प्रयोग करना। अब देखिए जितने भी नई हमारी एसी आ रही है तो उसमें बहुत सारे टेक्निक आ रहे हैं जिसमें हम लोग कूलिंग को बहुत डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये भी सही टेक्निक है अगर हमें कमरे को ज्यादा ठंडा रखना है तो। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है ये 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। और प्रतिवर्ष इसमें बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं पर्यावरण दिवस के।
दिन और बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं। हम लोग को भी प्रतिवर्ष बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसमें सहभागिता करनी चाहिए और पौधों का अधिक से अधिक रोपण करना चाहिए, जिससे हमारा जो पर्यावरण है, आसपास का जो वातावरण है, वो शुद्ध रहे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नैश उत्स्राव क्या है? नैश उत्स्राव क्या है, आप बताइए आप लोग। एक बीमारी, प्राकृतिक आपदा, प्रदूषण का प्रकार। यह एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। एक नैश उत्स्राव एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न प्रकार के घरेलू कचरे में कौन सा डीकम्पोज है, ये डी है, डीकम्पोज नहीं हो सकता है। डीकम्पोज मतलब होता है मिट्टी में घुल जाना, ठीक है। डीकम्पोज मतलब होता है मिट्टी में घुल के मिल जाना, ठीक है। तो नहीं हो सकता है। तो सभी लोग जानते हैं प्लास्टिक जो होती है मिट्टी में घुलनशील नहीं होती है, ये एक तरीके से बहुत ही हानिकारक होती है अपने पर्यावरण के लिए। तो इसका सही जवाब है डी, सी। धुआं एक सामान्य प्रदूषक के रूप में होता है जिन स्थानों पर, सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको कई बार डिस्कस कर दिया है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, तो ए ऑप्शन सही होगा इसका। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस के संग्रह हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और मैंने इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, और आपको इसमें लगभग 18 क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस किए हैं, और लगभग इसमें मैंने 20-25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर ये सारे मेरे 2 वीडियो थ्योरी के और ये 1 वीडियो आप देख लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पर्यावरण के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आईटीआई की दृष्टि से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इस अध्याय से, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है आपके पर्सनल नॉलेज के लिए भी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो ये लोगो आप देख रहे हैं यहाँ पर ITI 247 का, तो उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे प्लेलिस्ट है यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी सीरीज की, तो उसको भी देखें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यथासंभव मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।